हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स ऑनलाइन स्टडी चैनल में, जिसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर बीटा एंड गामा फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसका डबल इंटीग्रेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डबल इंटीग्रेशन के बाद में ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन को। उससे पहले बीटा गामा फंक्शंस एंड डबल इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। तो कंटिन्यू जो वीडियो हैं वो आप सारी कंप्लीट ज़रूर देखें। सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन को हम बुक से समझ सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन या त्रिसमाकलन क्या होता है। तो जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा था कि एक फंक्शन होता है जो टू वेरिएबल, जिसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो कोई फंक्शन डिफाइन होता है टू डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर। वैसे ही यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो जो वेरिएबल जो होंगे वो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर वो जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है कि माना V त्रिविम समष्टि या थ्री डायमेंशन स्पेस में कोई जो फील्ड है वो परिभाषित है, जहाँ पे f x y z यानी कि फंक्शन है जो x y एंड z का फंक्शन है, जिसमें x y z तीनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्षेत्र V के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित कोई फलन है। अब क्षेत्र V को n प्रारंभिक आयतनों डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V के ये कोई भी रैंडम पॉइंट है और डेल्टा V n में विभाजित करते हैं। प्रत्येक उपभाग डेल्टा V के में स्वच्छ बिंदु x के, y के, z के को लेकर निम्न योगफल हम ज्ञात करते हैं कि ये कोई थ्री डायमेंशन स्पेस है जिसमें हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके और इसका जो है योगफल या सम निकालते हैं कि यहाँ से हम इसका सम निकालेंगे पूरे फंक्शन का डेल्टा वी के रेस्पेक्ट में। तो ये जो सम होता है उसी सम को हम डिफाइन करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन से, या इस सम का मान निकालने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन को। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब फंक्शन किस तरह से लिखा जाएगा और फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। तो देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमको बिल्कुल वैसे के वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते आए हैं। जो जितने भी मेथड्स हैं और जो भी तरीका होता है समाकलन को सॉल्व करने का, वो पूरा का पूरा जो है वो डबल इंटीग्रेशन के जैसा ही रहेगा हमारा। कि जो हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट्स को समझने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, वो सारे के सारे कंसेप्ट हमारे पूरे के पूरे डबल इंटीग्रेशन के जैसे ही यूज़ होंगे। कि बस वेरिएबल्स हैं वो तीन वेरिएबल्स होंगे, और जैसे हम डबल इंटीग्रेशन को लिखते थे, ये यहाँ पे इस तरह से हमने फंक्शन लिख दिया और उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका था कि हम तीन बार जो है वो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, जैसे वहाँ दो बार करते थे। यहाँ पे जो फंक्शन है वो है x, y और z में। तो जैसे डबल इंटीग्रेशन में हम dx dy लिखते थे, अब यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं तो तीन वेरिएबल का जो क्रम रहेगा, यहाँ पे तीन बार समाकलन होगा तो हम लिखेंगे dx dy dz। तो ये तो अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके अलावा जैसे क्रम है, क्रम बदल सकता है, ये dx dy dz क्रम जो है वो इंटरचेंज होते रह सकते हैं। तो क्रम किस तरह से समझा जाता है वो भी आप डबल इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं। इसलिए अगर किसी ने ये कंसेप्ट किसी के कंफ्यूजिंग है या किसी को नहीं पता है कि किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, कौन सा किस तरह अप्लाई किया जाता है, तो वो आप डबल इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो ज़रूर पढ़ लें। वहाँ से आपके ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो हम लिमिट्स का तरीका होता था कि जैसे जो सबसे लास्ट में जिसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, और ये इस लास्ट वाले की लिमिट यहाँ अप्लाई है, यानी कि ये dx की लिमिट फर्स्ट में होगी, dy की सेकंड में और dz की यहाँ पे लास्ट में। और जो सॉल्व होगा वो पहले dz होगा, फिर dy होगा और लास्ट में dx होगा। तो dx लास्ट में होगा तो ये वाली लिमिट लास्ट में अप्लाई होगी सॉल्व करने के टाइम पे। तो ये हम
तरीका जानते हैं कि फर्स्ट वाली जो लिमिट होती है, जो लास्ट में सॉल्व होगी, जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, वो लिमिट हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में होती है। कि जैसे ये x की लिमिट है, ये तो होगी कांस्टेंट की फॉर्म में, और जो y की लिमिट है और z की लिमिट है, अब इसको आपको समझना है। देखो, जब हम z को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम z के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और जब z के सापेक्ष से समाकलन करेंगे तो जो लिमिट अप्लाई होगी, वो लिमिट अप्लाई होगी आपकी, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि z1 से z2, कि ये z की लिमिट्स हैं z1 से z2, लेकिन ये लिमिट्स किस फॉर्म में होगी, जब z की लिमिट सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो लिमिट z ही नहीं, कि z की बजाय जैसे अगर क्रम इंटरचेंज है तो जो लिमिट सबसे पहले सॉल्व होगी उसका जो मान है वो बाकी के दो फंक्शंस में हमको मिल सकता है। उसके अलावा कांस्टेंट भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस ये रहेंगे कि जो बाकी के दो वेरिएबल बच गए उनके फंक्शन के रूप में, यानी कि जो z1 जो होगा, ये z1 और z2 ये x और y के फंक्शन हो सकते हैं, कि x, y, क्योंकि अभी x और y को सॉल्व करना बाकी है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है वो x और y के फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट, जब z सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में जो सॉल्व होगा वो होगा y, यानी y के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन। जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट्स होंगी y1 से y2, ये हम समझ सकते हैं। और जो लास्ट लिमिट होंगी वो dx की होंगी, जो हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में अप्लाई होती हैं, इसलिए हमने उसको a से b लिखा है। अब y जब भी अप्लाई होगा तो ये y के बाद में x बचा हुआ है, देखो, तो जो ये y की लिमिट्स हैं ये x के फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तरीका रहेगा वही डबल इंटीग्रेशन वाला है, कि जब dx dy लिखा होता है तो भी एक लिमिट फंक्शन की फॉर्म में आती थी, या dy dx लिखा है तो भी एक लिमिट फंक्शन की फॉर्म में आती थी। यहाँ पे तीन लिमिट्स हैं, तो जो फर्स्ट में सॉल्व होगा वो बाकी के दो वेरिएबल्स में हो सकता है, जो सेकंड सॉल्व होगा वो लास्ट वाले बचे वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, और जो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा वो कांस्टेंट की फॉर्म में रहेगा हमेशा। तो ये तो आपकी डेफिनेशन है या फंक्शन है कि किस तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। तो ये कोई क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रेशन में जिसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व करेंगे किस तरह से हम, कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में होगा, तो हम दो लिमिट्स को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 0 to a एंड 0 to x, और फंक्शन है e की पावर x की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये तीन वेरिएबल हैं, लेकिन जो बाकी के दो वेरिएबल हैं वो हम एज ए कांस्टेंट रखेंगे जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड का, वो e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। कोई कांस्टेंट नहीं है साथ में, तो कोई कांस्टेंट होगा नहीं अपॉन में, तो यहाँ पे ये सिर्फ इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस पे 0 to x प्लस y। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो z की लिमिट्स हैं वो x और y के फंक्शन की फॉर्म में है, y की लिमिट्स हैं वो x के फंक्शन की फॉर्म में है, और x की लिमिट जो है वो कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो आएगा 0 to a 0 to x, और यहाँ पे हम मान रखेंगे तो z का मान रखेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि dx dy, कि ये जो लिमिट्स हैं ये z की हैं, तो z की जगह मान आएगा, तो यहाँ पे z की जगह x प्लस वाई रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई, तो दो बार x प्लस वाई आ जाएगा, दो कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट टाइम हम जब 0 रखेंगे z की जगह तो ये वैल्यू आएगी e की पावर x प्लस वाई, जेड की जगह 0, तो ये फंक्शन आ गया। और इस फंक्शन का हमको dx dy, यानी कि अब की बार जो इंटीग्रेशन है वो y के रेस्पेक्ट में करना है। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो 0 to a, अब ये लिमिट ऐसे कैसे रहेगी, पहले इस फंक्शन का करते हैं, तो ये 2x तो अब कांस्टेंट की तरह रहेगा, और 2y
ये है वेरिएबल, मेन वेरिएबल जो है, तो इंटीग्रेशन तो 2x + 2y ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल है उसके साथ में एक कांस्टेंट अप्लाई है 2, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा अपॉन में और -e⁻x + y। यहाँ पर y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे कैसे ही आएगा मान, और इस पे लिमिट अप्लाई होगी 0 to x और बाद में इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में। और सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ये 0 to a लिमिट से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये y की जगह x रखेंगे तो ये 2x और 2x e⁻4x हो जाएगा, 4x/2। और लोअर लिमिट चाहे इसी को रख लो एक बार, यहाँ पे हम रखेंगे इसको अपर लिमिट को, तो ये आएगा e⁻2x। फिर हम लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस आएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा e⁻2x/2। फिर लोअर लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, y की जगह 0, यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और y की जगह 0 रख देंगे तो e की पावर आएगा x। और ये फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो चुकी है, और यहाँ पे अब जो बचा इंटीग्रेशन वो x के रेस्पेक्ट में बचा है। एक बार और सॉल्व कर सकते हैं, e⁻2x 2 बार आ रहा है फंक्शन, या हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 0 to a e⁻4x/2, और ये -1 और ये -1/2, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, और e⁻2x और प्लस e⁻x, ये फंक्शन है हमारे, और हमारा इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में। e⁻4x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो e⁻4x/4 आएगा, और अपॉन में 2 पहले से है तो 8 हो जाएगा। ये -3e⁻2x, 2x का अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में 2 पहले से है तो ये हो जाएगा अपॉन में 4, और e⁻x का e⁻x ही, और लिमिट अप्लाई होगी 0 to a इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये e⁻4a/8 -3/4 e⁻2a और प्लस e⁻a, ये तो हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e⁻0 यानी कि 1 बनेगा, यानी कि -1/8, यहाँ पे करेंगे 0 तो ये भी 1 बनेगा, लेकिन इसके आगे माइनस है, लोअर लिमिट में पहले से माइनस आता है, तो ये प्लस का 3/4 बनेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 1 बनेगा। तो सबको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो होगा e⁻4a/8 -3/4 e⁻2a प्लस e⁻a, और ये सारे नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 और ये -1, ये प्लस का हो जाएगा 6, और ये माइनस का 8, यानी ओवरऑल -3/8। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और ये इसका फाइनल आंसर भी है। अब आप चाहो तो यहाँ से 8 और कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/8 कॉमन निकालेंगे हम, तो बचेगा e⁻4a, और यहाँ पे बचेगा -6 e⁻2a और प्लस 8 e⁻a और -3। ये किसी भी तरह से लिख सकते हैं, वो भी आंसर है और ये भी। तो वही जब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई है तो आप सिंपली सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और लिमिट्स अप्लाई करते जाएंगे, और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। कार्टेशियन के अलावा इसी तरह के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर, वो भी उसी तरह से सॉल्व होंगे जैसे कार्टेशियन में सॉल्व होते हैं। तो एक क्वेश्चन उसका भी हम लेंगे। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट्स भी अप्लाई है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर लिमिट है तो हमको किस तरह से सॉल्व करना है, पैटर्न हमारा वही रहेगा। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है dr, d थीटा और dz, यानी कि जो क्रम है वो है d थीटा, यानी लास्ट में d थीटा सॉल्व होगा, उससे पहले dr और सबसे पहले dz। तो जो क्रम लिखा हुआ है वही क्रम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं z का कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है,
तो जेड के रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो दो लिमिट्स तो ऐसे कैसे अप्लाई होंगी हमारी, 0 से a साइन थीटा, और ये r भी इसके जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, तो dz का इंटीग्रेशन होगा z और लिमिट अप्लाई होगी 0 टू a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a, और बाद में इंटीग्रेशन होगा d थीटा dr के रेस्पेक्ट में। लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 से π/2 और 0 से a साइन थीटा। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी r a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a और d थीटा dr। और इसको सॉल्व करके चाहें तो सॉल्व करके लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी 0 से π/2 और 0 से a साइन थीटा। ये लिमिट्स तो ऐसे कैसे रहेंगी, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a r और माइनस r क्यूब अपॉन a। ये हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया, और d थीटा dr। अब r के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, तो r के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा की लिमिट्स ऐसे कैसे रहेगी अभी भी, और r की a r का हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 और माइनस r क्यूब का हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4a। ठीक, और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 टू साइन थीटा, और बाद में इंटीग्रेशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। फिर लिमिट वही 0 से π/2, पहले लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा a 0 से a साइन थीटा है, हाँ तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर की जगह रख रहे हैं साइन थीटा, और अपॉन में 2 है तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये देखो a की पावर 4 आएगी, और a की पावर पहले से अपॉन में है तो a की पावर 3 बचेगी, यानी a की पावर 3 अपॉन 4, और साइन पे पावर आएगी 4, तो साइन की पावर 4 थीटा, और इंटीग्रेशन होगा अब थीटा के रेस्पेक्ट में। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखो a क्यूब बाहर आ रहा है तो a क्यूब को कॉमन निकाल सकते हैं हम, a क्यूब बाई 4 ये कॉमन निकाल लेंगे, 0 से π/2 लिमिट रह जाएगी, और यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा और इंटू डी थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ये a की पावर 3/4 है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड हमारा इंटीग्रेशन था बीटा गामा फंक्शंस के अंदर, जिसमें हम एक फार्मूला हमने बीटा गामा में पढ़ा है, वही फार्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा d थीटा, इसका मान होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है बीटा गामा फंक्शंस के अंदर। बीटा गामा फंक्शन का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था और काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे इस फार्मूले पे। तो वो फार्मूला अब जब भी हमको इंटीग्रेशन में दिखेगा तो हम ये वाला ही गामा वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो गामा फंक्शन ये इसका फॉर्म बन रहा है, साइन की पावर 2 है यानी m का मान 2 है, कॉस नहीं है, इसका मतलब n का जो मान है वो 0 है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे 2 और ये आएगा 3/2, 2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 3/2 बनेगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1/2 और यहाँ पे ये 2 इंटू यहाँ पे m की जगह 2 और n की जगह 0 रखेंगे तो ये 4/2 यानी कि गामा 2 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे इसका मान तो ये बनेगा 4 + 1 यानी कि 5/2, n का मान यहाँ भी 0 है तो 1/2 और 2 इंटू गामा 4 + 0 + 2 यानी 6/2 यानी कि गामा 3, ये मान आ गए।
सॉल्व कर लेंगे हम इन सारे मानों को। और a की पावर 3/4, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2, फिर बचेगा गामा 1/2, गामा 1/2। ये आप चाहो तो लिख सकते हो एक बार, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं कि जो गामा 1/2 होता है वो होता है √पाई। तो √पाई मल्टीप्लाई होके पाई हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ये गामा 2 है, गामा 2 की जो वैल्यू होती है, या गामा n की जो वैल्यू होती है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, गामा n की जो वैल्यू होती है वो n-1 का फैक्टोरियल होती है। तो गामा 2 की वैल्यू होगी 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, माइनस यहाँ पे 5/2 की वैल्यू होती है 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 ये वाला, और 2 इंटू गामा 3 की वैल्यू होगी 2 फैक्टोरियल। ठीक, और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वैल्यू ये √पाई, ये भी √पाई पाई हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई होके। यहाँ पे मान आएगा ये a³/4, ये बनेगा 1/2, और यहाँ पे बनेगा ये पाई और आएगा पाई/2, और यहाँ पे बनेगा माइनस का 3 ये 2 इंटू 2, और ये 2 बार 2 ये है, तो ये 4 और मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16 हो गया। तो ये 3π/16 एल्शियम ले सकते हैं हम 16 को, तो ये a³/4 और इंटू 16 एल्शियम, ये बनेंगे 8π - 3π। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पे ये 5π बचेंगे, तो 5π a³, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 64। ये आपका आंसर है। तो पैटर्न वही है जैसे हमने कार्टेशियन में सॉल्व किया था। तो चाहे कार्टेशियन हो और चाहे पोलर कोऑर्डिनेट्स हो, अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई है ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर तो उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके बाकी क्वेश्चंस हैं जिनमें लिमिट्स अप्लाई पहले से नहीं होगी, फंक्शन दिया हुआ होगा, तो वो जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।